नेक्स्ट है जे स्पिनर, जिसमें अपन डेट डिस्प्ले करें। तो जैसा आप यहां देख रहे होगे, इसमें डेट एंड टाइम आ रहा है और इधर सामने एक लेबल आ रहा है आउटपुट। मैंने यहाँ चेंज किया, तो जैसे जैसे मैं डेट चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे, या टाइम चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे वो सामने वाले जे लेबल में आ रहा है। तो ये जो जे स्पिनर है ये डेट वाला है, डेट टाइम वाला, और जो लेबल पे आ रहा है वही कहाँ आ रहा है, फ्रेम के टाइटल बार पे भी वही आ रहा है। तो दो तरह के अपन स्पिनर कर ही चुके हैं, तीसरे तरह का स्पिनर है डेट वाला। तो इसकी हेडिंग है जे स्पिनर विद डेट। एक इसमें जे स्पिनर है, एक लेबल है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। फिर मैंने यहां पर एक लिसनर यूज किया है, चेंज लिसनर। चेंज लिसनर किसके लिए है? जो जे स्पिनर की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी वैसे ही कुछ वर्क होना चाहिए, उसके लिए चेंज लिसनर है। एक अपन ने जे स्पिनर लिया एसपी नाम से, उस जे स्पिनर को अपन यूज करेंगे। एक लेबल लिया जे लेबल LBL1 नाम से, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने टाइटल सेट करा। टाइटल सेट करने के बाद मैंने यहां पर स्पिनर डेट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर अपने को जे स्पिनर डेट वाला चाहिए तो स्पिनर डेट मॉडल पे बेस्ड बनता है। एक अपन ने स्पिनर नंबर मॉडल किया था, वैसे ही स्पिनर डेट मॉडल, डेट वाला स्पिनर। स्पिनर को मेमोरी अलोकेट करते हुए मैंने ये मॉडल पास कर दिया। मॉडल एक वेरिएबल का नाम है, इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो आप। इसका डेटा टाइप है स्पिनर डेट मॉडल। फिर मैंने यहां पर एसपी स्पिनर के साथ में क्या ऐड किया, चेंज लिसनर। जब भी स्पिनर के अंदर का डेट टाइम चेंज होगा तो उसके लिए चेंज इवेंट होगा, उसको हैंडल करने के लिए चेंज लिसनर। लेबल को मेमोरी अलोकेट करी और फिर मैंने स्पिनर और लेबल को ऐड कर दिया और फिर सेट विजिबल ट्रू। स्टेट चेंज्ड, स्टेट चेंज्ड मेथड बनाया मैंने। ये चेंज लिसनर में होता है, ये बनाना कंपलसरी है। इसमें मैंने चेक किया अगर इवेंट का सोर्स एसपी वाला जे स्पिनर है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जो भी एसपी वाले स्पिनर की वैल्यू है उसको मैं गेट करूंगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा और लेबल के सेट टेक्स्ट को पास कर दिया। तो लेबल जो आ रहा है LBL1 जिसपे आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है, उस पे स्पिनर की वैल्यू गेट करके मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब गेट वैल्यू मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो या तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो इस तरीके से। अगर अपन चाहें तो गेट वैल्यू को डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्ट किया डेट में, तो जो भी स्पिनर में से सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी स्पिनर की करंट वैल्यू है वो आर में आ जाएगी। आर को मुझे कहाँ डिस्प्ले करना है, टाइटल बार पे। तो सेट टाइटल आर डॉट टू स्ट्रिंग। सेट टाइटल को अपने को स्ट्रिंग पास करना होता है। आर का डेटा टाइप डेट है, तो डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने टू स्ट्रिंग यूज किया। फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या होता है, जैसे आप वर्ड में टाइप करते हो तो पहले लेफ्ट टू राइट टाइप होता रहता है, फिर फर्स्ट लाइन फुल हो जाती है तो सेकंड लाइन में आ जाता है, सेकंड लाइन फुल होने पे थर्ड लाइन में आ जाता है। तो वैसा ही अगर अपने को करना हो कि जितनी भी फ्रेम की विड्थ है उसमें जब वो फुल हो जाए तो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फिर अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए, इस तरह के लेआउट को अपन क्या कहते हैं, फ्लो लेआउट। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो दो लेबल हैं और दो टेक्स्ट फील्ड है। अब मैंने यहाँ पर लेबल और टेक्स्ट फील्ड टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर
दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ टाइटल सेट किया, साइज सेट किया, लेबल्स को मेमोरी अलोकेट करी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो अभी तक अपन ने किया था। अब फ्लो लेआउट में कंपोनेंट्स अपने एक्चुअल साइज में आते हैं, तो मुझे टेक्स्ट फील्ड का साइज बताना पड़ेगा, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड 20। इसका मतलब जो जे टेक्स्ट फील्ड बनेगा उसकी विड्थ 20 कैरेक्टर्स के बराबर होगी। और जब अपन फ्रेम का साइज इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड और लेबल का साइज अपने आप इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे ही मैंने टेक्स्ट 2 को मेमोरी अलोकेट करते हुए भी 20 कैरेक्टर्स उसकी विड्थ दी। फिर मैंने फ्लो लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्यू। एक तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा होता है जिसमें अपन अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स का। लेफ्ट, राइट, सेंटर। लेफ्ट अलाइंड होने चाहिए कंपोनेंट्स, राइट अलाइंड या सेंटर अलाइंड। तो मैंने जो क्यू ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैंने सेट लेआउट को पास कर दिया। इस फ्रेम का लेआउट मैंने फ्लो लेआउट सेट किया हुआ है। अभी इसकी जितनी भी विड्थ आपको दिख रही है उसमें पहली लाइन में 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, दूसरी में भी 2 आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रेम की विड्थ इंक्रीज कर दी, तो स्क्वायर वाला लेबल ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने और इंक्रीज कर दी, तो चारों एक ही लाइन में आ गए, लेकिन इनकी विड्थ और हाइट अपने आप नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब फ्लो लेआउट में कंपोनेंट्स अपने एक्चुअल साइज में ही आते हैं। फिर मैंने फ्रेम की विड्थ डिक्रीज कर दी, तो अब आप देखोगे पहली लाइन में 3 कंपोनेंट है और दूसरी में 1 है। और मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट दिया हुआ है, इसलिए लेफ्ट अलाइंड है और राइट में स्पेस खाली है। फिर मैंने इसकी विड्थ और डिक्रीज कर दी, तो अब आप देखोगे पहली लाइन में 2 कंपोनेंट आ गए, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी में 1। और डिक्रीज कर दी तो चारों कंपोनेंट्स अलग अलग लाइन में आ गए। तो इस तरह का लेआउट जिसमें कंपोनेंट अपने आप ऊपर या नीचे शिफ्ट हों, फ्रेम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करने पे, उस तरह के लेआउट को कहते हैं फ्लो लेआउट। ये बिल्कुल वर्ड जैसा है, आप टाइप करते जाते हो, पहले फर्स्ट लाइन फुल होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये उसी की तरह है। फिर मैंने यहाँ लेआउट सेट किया, फ्लो लेआउट टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया मैंने क्यू, सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। तो ये एक के बाद एक ऐड हो जाएंगे। फ्रेम की विड्थ इंक्रीज करने पे ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर सेट विजिबल ट्रू। अगर अपन अलाइनमेंट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर। तो मतलब लेफ्ट और राइट में बराबर बराबर खाली स्पेस छूटेगी सेंटर अलाइनमेंट में। अभी जो अपन ने दिया था वो लेफ्ट था। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं अब एरे ऑफ कंपोनेंट्स। अभी तक अपन ने कंपोनेंट पढ़े हैं, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, और एरे अलग पढ़ी है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एरे ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे लेबल्स की एरे, जे टेक्स्ट फील्ड की एरे, जे बटन की एरे। यहाँ पे जो मैंने ली है वो है जे बटन टाइप की एरे, जिस एरे में 3 बटन है, 3 जे बटन है। पहले पे MS पेंट लिखा हुआ है, दूसरे पे क्लोज और तीसरे पे नोटपैड। इसमें मैंने एक तो स्विंग पैकेज यूज किया है AWT इवेंट हैंडलिंग के लिए, AWT.event। बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, इसलिए अपन ने एक्सटेंड्स जेफ्रेम के बाद इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर भी लिखा है। फिर मैंने यहाँ, ये है मेन लाइन, जे बटन BTN इक्वल टू न्यू जे बटन 3। ये जे बटन टाइप की मैंने एरे डिक्लेयर करी 3 एलिमेंट्स की। जैसे अपन पहले स्टूडेंट टाइप की एरे कर चुके हैं, बुक टाइप की एरे कर चुके हैं, वैसे ही ये जे बटन टाइप की एरे है।
पहले मैंने इस एरे को मेमोरी अलोकेट करी, 3 एलिमेंट्स की एरे। अब मुझे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा सेट टाइटल एरे ऑफ कंपोनेंट, सेट साइज, लेआउट सेट किया, btn of 0 equal to new j button ms paint। 0 वाले j बटन पे ms paint लिखा हुआ आएगा, 1 वाले पे क्लोज लिखा हुआ आएगा, 2 वाले पे नोटपैड लिखा हुआ आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब मैंने यहाँ लूप चलाया 0 से लेके लेस देन btn डॉट लेंथ। btn एरे ऑफ कंपोनेंट्स का नाम है, उसकी लेंथ है 3, तो 0 से लेके लेस देन 3 मतलब 0 से लेके 2 तक लूप चलेगा, एक एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको हर एक के लिए अलग ऐड कॉल करने की जरूरत नहीं है, अपन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड btn ऑफ i और फिर btn ऑफ i डॉट ऐड एक्शन लिसनर। तो लूप चलेगा 3 बार, तीनों बटन्स ऐड हो जाएंगे और बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर भी ऐड हो जाएगा। फिर मैंने सेट विजिबल ट्रू दिया। कोडिंग कैसे लिखेंगे? इफ ई डॉट गेट सोर्स, एक्शन परफॉर्म में बटन्स की कोडिंग आएगी। इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू btn1 मतलब क्लोज वाला बटन, तो ये प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए, विंडो क्लोज हो जानी चाहिए, तो सिस्टम डॉट एग्जिट। ये तो था btn ऑफ 1। अब बाकी बचे 0 और 2 वाले। तो अब बाकी कोडिंग मैंने लिखी है एल्स में, एल्स पार्ट में। अब मुझे क्या करना है, अगर यूजर ने क्लिक किया है 0 वाले बटन पे, 0 वाला बटन मतलब कौन सा है? एमएस पेंट वाला, या 2 वाला मतलब नोटपैड वाला। एमएस पेंट पे क्लिक करते ही एमएस पेंट ओपन हो जाना चाहिए और नोटपैड पे क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ प्रोसेस बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। प्रोसेस बिल्डर p इक्वल टू न्यू प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर क्लास का यूज करके अपन किसी भी प्रोसेस को रन कर सकते हैं, मतलब किसी भी exe फाइल को। अब प्रोसेस बिल्डर जो क्लास होती है वो java.lang पैकेज के अंदर होती है। java.lang पैकेज बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहता है। तो ये एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट मतलब 2 बटन्स, दोनों में से एमएस पेंट पे क्लिक करते ही एमएस पेंट ओपन हो जाना चाहिए, नोटपैड पे क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाना चाहिए। तो अब एक तरीका तो मैं ये है कि मैं कंडीशन लगाऊं कि जिस भी बटन पे क्लिक किया है, 0 वाले पे क्लिक किया है तो एमएस पेंट ओपन हो जाए, 2 वाले पे क्लिक किया है तो नोटपैड ओपन हो जाए। दूसरा अपने पास एक और ऑप्शन होता है, जब भी किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्शन इवेंट होता है। एक्शन इवेंट होते ही एक्शन परफॉर्म्ड मेथड कॉल होता है, उसका एक आर्ग्यूमेंट होता है एक्शन इवेंट ई, उसका एक फंक्शन होता है गेट एक्शन कमांड। गेट एक्शन कमांड फंक्शन क्या रिटर्न करता है? जिसकी भी वजह से एक्शन इवेंट हुआ है उसका टेक्स्ट। तो अगर एमएस पेंट वाले बटन की वजह से एक्शन इवेंट हुआ है तो गेट एक्शन कमांड रिटर्न करेगा एमएस पेंट, और अगर नोटपैड वाले पे क्लिक किया तो वो रिटर्न करेगा नोटपैड। जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने प्रोसेस बिल्डर में पास कर दिया। एमएस पेंट की exe फाइल का नाम होता है mspaint.exe, नोटपैड की exe फाइल का नाम होता है notepad.exe। फिर मुझे उस exe फाइल को रन करना है, तो प्रोसेस बिल्डर क्लास का मेथड होता है स्टार्ट। इससे नोटपैड रन होगा या एमएस पेंट रन होगा। और अगर मैं बटन के टेक्स्ट में लिख दूं सिर्फ नोट NOTE, तो नोट नाम से कोई exe फाइल नहीं होती है, तो एक्सेप्शन आएगा। इसलिए आपको इसको किसमें लिखना पड़ता है? ट्राई कैच ब्लॉक।
क्योंकि हो सकता है जिस एप्लीकेशन को आप रन करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती हो, इसलिए आपको इसको लिखना पड़ता है ट्राई कैच ब्लॉक में। गेट एक्शन कमांड मेथड जो है वो एक्शन इवेंट क्लास का मेथड है। ये रिटर्न करता है जिसकी भी वजह से एक्शन इवेंट हुआ है उसका टेक्स्ट। तो मतलब जिस भी बटन पे आपने क्लिक किया है उसका टेक्स्ट, तो उसका टेक्स्ट या तो एमएस पेंट होगा या नोटपैड होगा। वो प्रोसेस बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट पी में आ जाएगा, फिर पी डॉट स्टार्ट से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब exe फाइल रन हो जाएगी।